बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाने का जो हमारा मकसद है, संविधान सम्मान समारोह के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में हमारी मुहिम चली है। जिलेवार हम जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक संत और पूर्व मुख्यमंत्री, आज के केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने की थी कुरुक्षेत्र से। वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी इसमें शामिल हुए थे। उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम करनाल में हुआ, करनाल लोकसभा के नीलोखेड़ी विधानसभा में, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने शिरकत की थी। उसके बाद जिलेवार हमारी पूरी प्रदेश की टीम बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाने के लिए जा रही है। इसी कड़ी में आज फतेहाबाद जिले के टोहाना में हम आज आए हैं। मुझे लग रहा है पूरा दलित समाज में पूरा उत्साह इस बात का बना हुआ है कि बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए, बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक टीम लगी हुई है और एक ऐसे राजनीतिक संत के सानिध्य में वो टीम काम कर रही है। वो राजनीतिक संत इसलिए है जिसने बतौर 10 साल हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर राज किया हो और अभी केंद्र में 2 बड़े मंत्रालय हो, उसके पास अपना रहने के लिए घर और गाड़ी भी ना हो, तो राजनीतिक संत है। ऐसे राजनीतिक संत से प्रेरणा लेकर उनके सानिध्य में पूरी टीम काम कर रही है। B.R. अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए और उनकी रीति नीति को घर घर तक पहुंचाने के लिए इसी मुहिम में आज हम टोहाना आए। 11 वर्ष देरी क्यों की? 11 वर्ष तक देरी क्यों की? क्योंकि ये तो शुरुआत से ही होना चाहिए था। सबसे पहले तो जो केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने जो हरियाणा में काम किए, जो देश में काम किए, उसका नतीजा है कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी बनी और हम सब लोगों के सहयोग से बनी। इसमें तो कहने की बात नहीं है, क्योंकि दलित वर्ग का जितना काम भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक कार्यकाल में केंद्र में और हरियाणा में हुआ, अछूता नहीं रहा। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, 1966 में हरियाणा बना। 1966 में हरियाणा बनने के बाद अनेक पार्टियां आई और मुख्यमंत्री आए, किसी ने दलित समाज की सुध नहीं ली। उन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ का, लेकिन गरीबी हटी नहीं। वो गरीबी हटाओ का नारा 1984 में भी था और आज भी एज इट इज है कांग्रेस का। आज से 11 साल पहले हरियाणा प्रदेश में एक ऐसे राजनीतिक संत ने एंट्री की जिसने कहा, मैं इस वंचित समाज की, पीड़ित समाज की सुध लेके इसके हकों हकों की लड़ाई लड़ूंगा। वो तब लड़ी जा सकती थी जिस प्रकार से हरियाणा में 3 वाद हावी थे, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद। इनका दंश हरियाणा प्रदेश पिछले 1966 से जब तक हरियाणा बना आज तक झेलता आ रहा था। लेकिन 11 साल पहले उस राजनीतिक संत ने इस प्रकार से एंट्री की कि इन तीनों वाद जो हरियाणा प्रदेश में हैवी थे, इनको धराशायी करने का उसने काम किया। उन्होंने कहा, मैं योग्यता के आधार पर नौकरी दूंगा, मैं पार्टीबाजी बिल्कुल नहीं देखूंगा, हमारा कौन वर्कर है कौन नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। जिससे हमारे विधायक भी, मिनिस्टर भी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी से नाराजगी उनकी रहती थी कि इस प्रकार की प्रथा हरियाणा प्रदेश में कामयाब नहीं होगी। लेकिन उस व्यक्ति ने अपना राजनीतिक नफा नुकसान ना देखते हुए कहा, मैं योग्यता के आधार पर नौकरी दूंगा, जिसका नतीजा ये हुआ, जो हमारा वंचित समाज था, पीड़ित समाज था, जिसको कोई नहीं पूछता था, जिसके पास अपने संसाधन भी नहीं थे, खाने के लिए रोटी नहीं थी, रहने के लिए घर नहीं था, ऐसे ऐसे बच्चे HCS और अधिकारी लगे हैं। ये मनोहर सोच का नतीजा है। अगर वो राजनीतिक संत इस प्रकार की परिपाटी को धराशायी करने का संकल्प ना लेते कि मैं क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, ऐसी कुप्रथाओं को मैं कुचलने का काम करूंगा, और उसने गंभीरता से काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ, दलित समाज के हजारों युवा जिनके घर पर छत नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, 600 अधिकारी लगे हैं। ये मनोहर सोच का नतीजा है। इस प्रकार का कार्यकाल हरियाणा प्रदेश में रहा है। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, 1966 में हरियाणा बनने के बाद जितने मुख्यमंत्री और सरकारें आई, सबसे ज्यादा अगर किसी ने दलित हित में काम किया है तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, माननीय मनोहर लाल जी ने किया है। अंबेडकर जी के बताए रास्ते पर चलकर और उसकी कलम का सही मायने में इस्तेमाल अगर किसी ने किया है, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने। पर लोग हैं, उनकी चाटुकारिता कौन करता है, उनकी नारेबाजी कौन करता है, उनकी चमचागिरी कौन करता है, उसके बाद ये पैरामीटर था कि 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने इन सारी व्यवस्थाओं को धराशायी करके परिवार पहचान पत्र के माध्यम से एक ऐसी स्कीम हरियाणा प्रदेश में लागू की जिसके माध्यम से 22 लाख लोग जो बीपीएल से वंचित थे, परिवार पहचान पत्र आने के बाद 22 लाख नए बीपीएल कार्ड बने। इसका मतलब 22 लाख लोग सरकार की सुविधाओं से वंचित थे। माननीय मनोहर लाल जी का सपना है और था कि आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकार की सुविधाओं का लाभ किस प्रकार से मिले, इसके लिए वो हर वक्त चिंतित रहते थे।
और उन्होंने आमूल-चूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में वो करके गए हैं। उसी के नक्शे कदम पर आज प्रदेश की सरकार और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बखूबी उसको निभाने का। उन हजारों युवा से पूछिए जो एचसीएस और सब इंस्पेक्टर और बड़े-बड़े अधिकारी भर्ती हुए हैं। 1000 से ज्यादा परिवार जो एचसीएस भर्ती हो गए, उनकी 4 पीढ़ी सुधर गई। कौन कहता आज भी हालात ऐसी है? जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मैं जिला गुड़गांव का सबसे गरीब आदमी हूं। कहने के लिए नहीं, आज भी 70 गज के प्लॉट में रहता हूं। 70 गज से अगर 71 गज का हो तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, देख लेना आप। ऐसे आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को अपना हरियाणा में भी एडवाइजर बनाना, केंद्र में बनाना, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? जीता जागता उदाहरण मैं हूं। और वो हजारों युवा है जिनके घर पर छत नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, वो अधिकारी भर्ती हुए हैं। तो आज हालात वो नहीं है। आज दलित समाज बहुत आगे जा चुका है। दलित समाज की 3 मुख्य मांगे थी हरियाणा प्रदेश में। सबसे पहली मुख्य मांग थी हरियाणा प्रदेश में अनुसूचित आयोग बने। दूसरी मुख्य मांग थी हरियाणा प्रदेश में सफाई कर्मचारी आयोग बने। तीसरी मुख्य मांग थी प्रमोशन में रिजर्वेशन मिले। प्रमोशन में रिजर्वेशन का मतलब है अगर हमारे दलित समाज का कोई बच्चा क्लर्क भर्ती होता है तो क्लर्क से रिटायरमेंट हो जाता है। उसमें रिजर्वेशन थी नहीं। तीनों की तीनों मांगे 1966 से किसी मुख्यमंत्री ने आज तक सुनी नहीं, देखी नहीं। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं अगर कोई दलित वर्ग का मुख्यमंत्री होता तो नहीं कर पाता। क्योंकि प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो मामला मैंने विधानसभा में जब उठा और माननीय मनोहर लाल जी ने किया, तो विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते थे। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुटकी ली कि ये मनोहर लाल जी मारा जाएगा, जीवन में इनकी सरकार नहीं आएगी। मैंने पूछा माननीय मनोहर लाल जी से ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो 52वें नंबर पर जिसका प्रमोशन होना था वो पहले नंबर पर होगा, ये ऐसी स्कीम है। इसका मतलब ये है कि 51 आदमी आपसे नाराज हो जाएंगे। माननीय मनोहर लाल जी ने गजब की बात कही, मेरे आंखों में आंसू आ गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो 51 आदमी नाराज हो रहे हैं, अगर 100 भी नाराज हो तो भी दूंगा। इससे बड़ा दलित हितैषी कौन हो सकता है? हजारों हजार युवा जो वंचित और पीड़ित थे, जिनकी कोई नहीं सुनता था, वो आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। आज दलित वर्ग बहुत आगे जा चुका है। आज दलित सही मायने में, अगर दलित हितैषी कोई सरकार पहली बार आई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और माननीय मनोहर लाल जी जो आमूल-चूल परिवर्तन करके गए हैं, उसके नक्शे कदम पर सरकार काम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले निकट भविष्य में दलित समाज को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आएगी। इससे अच्छे दिन दलित वर्ग के कभी नहीं आ सकते। तो क्या भाजपा सरकार हटा पाई है? क्योंकि आप देखेंगे 85 करोड़ लोगों को जो है ना 5 किलो राशन देना पड़ रहा है, तो क्या भाजपा सरकार हटा पाई है? हम हरियाणा प्रदेश की बात करें, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में आप आंकड़े उठाकर देखें, वो हजारों युवा क्या आगे नहीं निकल गए जो एचसीएस लगे हैं? वो हजारों लोग जो अधिकारी लगे हैं क्या आगे नहीं निकल गए? मेरे जैसे वंचित पीड़ित लोग जो आज भारत सरकार में रहकर, हरियाणा सरकार में रहकर सैलरी ले रहे हैं, वो आगे नहीं निकल गए। जितने हमारे आयोग बने, आयोग में 6-6 मेंबर हैं। 6-6 मेंबरों की सैलरी पता है क्या है? और जो दलितों के हक और हकूक की आवाज उठा रहे हैं, दलितों को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उनकी आवाज बनकर काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस प्रकार की कोई दिक्कत है। मैं कांग्रेस के कार्यकाल की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा इतिहास के पन्ने पलट कर देखो कांग्रेस का कार्यकाल कैसा रहा। अगर कांग्रेस के कार्यकाल की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के नेताओं ने तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी नहीं छोड़ा। 1952 में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने चुनाव लड़ा तो षड्यंत्र रच के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पूरी कांग्रेस ने बुरी तरीके से उसको हरवाने का काम किया। उसके बावजूद 1954 में एक सीट खाली हुई, पंडारा सीट, जहां से उपचुनाव होना था। वहां पर बाबा साहब ने दोबारा उनके सहमति से पर्चा भरा और कहा कि अब की बार तो बाबा साहब को उसमें जाना चाहिए। ऐसे समझदार आदमी को, ऐसे ईमानदार आदमी को, ऐसे दूरदर्शी आदमी को लोकसभा में होना चाहिए। उनकी सहमति से पर्चा भरा और उसके बावजूद भी उन्होंने षड्यंत्र रच के बुरी तरीके से उसको हरवाने का काम किया। और 70 साल उन्होंने कांग्रेस ने राज किया। आज उन्होंने 70 साल के कार्यकाल में बाबा साहब को भारत रत्न देने का भी काम नहीं किया। जो ऐसे आज संविधान कोई, आज संविधान एक पत्र नहीं है, आज संविधान कोई दस्तावेज नहीं है, आज संविधान आस्था है जिसके अनुसार पूरा देश चल रहा है। कांग्रेस पार्टी और उसको लोग उसके हाथ में उठाकर इस प्रकार की खिल्ली उड़ा रहे हैं कि संविधान खतरे में है। ये भी एक घोर अपराध, मैं कहता हूं घोर अपराध कांग्रेस पार्टी और उनके नेता कर रहे हैं। क्योंकि वो दस्तावेज नहीं है, वो एक जीने का साधन है, देश को चलाने का साधन है, लोगों की आस्था है। तो आस्था से भी कुठारघात कर रहे हैं। उनसे कोई पूछे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न तक आप लोगों ने नहीं दिया, उसको चुनाव में जीतने नहीं दिया, उसको राज्यसभा और लोकसभा में जाने नहीं दिया, किस प्रकार का संविधान उठाए फिर रहे हो? जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आखिरी सांस ली 26 अलीपुर रोड, उसको स्मारक का दर्जा भी कांग्रेस ने नहीं दिया, मालिकाना हक भी हमारा नहीं था। ये तो भला हो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का, जो सरकार आने के बाद उसको स्मारक का दर्जा भी दिया और उसमें करोड़ों रुपए लगाकर आज स्मारक बन रहा है। आज लाखों लाखों लोग वहां स्मारक को देखने आते हैं। एक भव्य जगह बनाई गई है।
तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की परिपाटी में दिन रात का अंतर है। उनका चाल चरित्र चेहरा प्रदेश की जनता के सामने है और हमारा दायित्व भी बनता है। एक ऐसी पार्टी जो दलितों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ रही है, दलितों की सुध ले रही है, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, तो दलित वर्ग का भी दायित्व बनता है ऐसे पाखंडी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का। आज चुनाव नहीं है, असों कुछ भी चुनाव नहीं है। अगर चुनाव के साथ में आता है तो हर आदमी ये पैरामीटर सेट कर लेता कि ये वोटों के आधार पर आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये अंतर है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 24/7 लोगों के बीच में रहती है। आज भारत में भी हमारी, केंद्र में भी हमारी सरकार है, हरियाणा में भी हमारी सरकार है। कार्यकर्ता होने के नाते आज मैं लोगों के बीच में, आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले, इसके लिए भी मैं चिंतित हूँ। लोगों की समस्याएं भी सुनता हूँ, उनका निदान भी करता हूँ। ये उनमें आज में अंतर है। आज चुनावी जनसभा नहीं है, आज चुनाव सौ कोस भी नहीं है, 4 साल बाद चुनाव है। लेकिन आज भी हमारा दायित्व बनता है दलित समाज का, जो हमारे हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहा है, जो हमारे हकों के लिए इतना चिंतित है। तो हमें भी अवेयर होके ऐसे भूखे भेड़िए जो राजनीतिक प्रपंच रखकर झूठ बोल रहे हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देना भी दलित समाज का